स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको सोल्व करेंगे। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, चाकूधार की समस्या नाइफ एज प्रॉब्लम निम्न में से किस मॉडल से संबंधित हैं? तो देखिए, जब वास्तविक वृद्धि दर GA और वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ GW ये दोनों जब बराबर होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? चाकूधार संतुलन, नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहा जाता है। लेकिन जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है? चाकूधार की समस्या, जो मुख्य रूप से हेरोट ने अपने मॉडल में प्रतिपादित की थी। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेरोट। नेक्स्ट हमारा है सेकंड, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? लर्निंग बाय डूइंग की जो अवधारणा है वो B.S. मिन्हास ने दी। गोल्डन एज, स्वर्णिम युग की अगर बात करें, ये केनेथ एरो। इस तरीके से हमारे पास में एक तरफ कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम दे रखे हैं और उनके द्वारा जो अवधारणा दी गई है दूसरी तरफ हमको वो दे रखे हैं। अब इनमें से कौन सा जोड़ा सही है वो हमको बताना है। तो देखिए, लर्निंग बाय डूइंग का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था? केनेथ एरो ने दिया था। इसलिए फर्स्ट हमारा जो पेयर वो गलत है। दूसरा, गोल्डन एज की अगर हम बात करें, स्वर्णिम युग की जो अवधारणा है वो एडमंड फेल्पस के द्वारा दी गई थी, तो जो सेकंड हमारा है वो भी गलत है। तीसरा, CES उत्पादन फलन, ये जो कंसेप्ट है वो किसने दिया? RM सोलो ने दी। ये बिल्कुल सही है। CES उत्पादन फलन की जो अवधारणा है वो 1961 में एरो, मिन्हास, सोलो, चेनरी, इन सभी अर्थशास्त्रियों ने दी थी। और लास्ट हमारा क्या है? तकनीकी प्रगति, टेक्निकल प्रोग्रेस का जो कंसेप्ट है वो सोलो के द्वारा दिया गया था। इसलिए सही जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, निम्न में से कौन सा आर्थिक वृद्धि का मॉडल तकनीकी प्रगति को तटस्थ मानता है? जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उसको किस इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल में न्यूट्रल माना गया है? हेरोड मॉडल में, सोलो मॉडल में, या फिर दोनों में, या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो देखिए, जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उसको तटस्थ हेरोड मॉडल और सोलो मॉडल दोनों में माना गया है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, हेरोड डोमर समीकरण G=S/V में V क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, ग्रोथ रेट जो है सतत वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी की जो मात्रा होती है, जैसे देखिए ग्रोथ रेट हमारा क्या होता है? GW होता है S/CR होता है, या इसको हम S/V भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे S का मतलब तो सेविंग से होता है, लेकिन हमको यहाँ पे पूछा हुआ है V। ठीक है, V एक तरह से किसको दर्शाता है? सतत वृद्धि के लिए जो आवश्यक पूंजी की मात्रा है उसको एक तरह से दर्शाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो पूंजी उत्पाद अनुपात होता है उसको प्रदर्शित करता है। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ, लेविस के द्विक्षेत्रीय मॉडल में निम्न में से कौन सी मान्यता सही है? लेविस का जो 2 सेक्टर मॉडल था, उसकी कौन सी मान्यता इसमें से सही है ये हमको बताना है। तो देखिए, लेविस का क्या मानना था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसमें श्रमिकों की असीमित पूर्ति होती है। इसलिए सही आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि ग्रामीण क्षेत्र या जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें लेबर की जो सप्लाई होती है वो अनलिमिटेड होती है, असीमित पूर्ति होती है। नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ, आर्थिक विकास के रोजेंस्टीन रोदान मॉडल में निम्न में से मुख्य इंडिविजिबिलिटी अविभाज्यता क्या है? ये हमको बताना है। आर्थिक विकास का जो रोजेंस्टीन रोदान का मॉडल था, जिसको हम बड़ा धक्का या बिग पुश थ्योरी कहते हैं, और इसमें मुख्य रूप से जो आधारभूत सामाजिक
ऊपरी पूंजी होती है, ठीक है, आधारभूत संरचना जो सामाजिक ऊपरी पूंजी होती है, जैसे कि परिवहन, स्वास्थ्य, सड़कें, संचार, शिक्षा, रेलें, ये सारे जो खर्चे होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, आवश्यक खर्चे होते हैं। ये आधारभूत संरचना को दर्शाते हैं। तो ये एक तरह से अविभाज्यता है रोजेंस्टीन रोडान के मॉडल में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है 7th, निम्न में से मानव विकास एसडीआई में निम्न 3 घटकों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, मानव विकास की जो अवधारणा है 1990 से जो प्रचलित हुई थी, उसमें कौन कौन से घटकों को सम्मिलित किया जाता है। मानव विकास का जो माप है उसको मापने के लिए एक तो जीवन प्रत्याशा, दूसरा प्रति व्यक्ति आय या लोगों का जो जीवन स्तर है, पर कैपिटा इनकम या लिविंग स्टैंडर्ड, और तीसरा है एजुकेशन। तो इन तीन तत्वों के आधार पर मानव विकास सूचकांक जो है उसका माप किया जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ मतलब ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है 8th, प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम है। आर्थिक विकास की जो अवस्थाएं हैं प्रोफेसर रोस्टो ने जो बताई थी उसका सही क्रम क्या है। ये 5 अवस्थाएं जो उन्होंने बताई थी वो हमको दे रखी हैं। तो देखिए, प्रोफेसर रोस्टो का क्या मानना था कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है उसके 5 चरण होते हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो अवस्था है वो परंपरागत समाज की होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। परंपरागत समाज के बाद में उत्कर्ष से पूर्व की अवस्था, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, थर्ड के बाद क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। उसके बाद में टेक ऑफ उत्कर्ष की अवस्था आती है, फोर्थ। उसके बाद में आती है हमारी ड्राइव टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर अग्रसर, उसके बाद में आना चाहिए फिफ्थ। और अंतिम अवस्था कौन सी होती है, हाई कंजप्शन, अत्यधिक उपभोग की अवस्था होती है, फर्स्ट। तो हमारा सही क्रम क्या होना चाहिए, 3 2 4 5 1। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा है 9th, निम्न में से कौन सी विशेषता जेई मिड के मॉडल की नहीं है। मिड का जो मॉडल था आर्थिक विकास का, उसमें से उन्होंने एक तरह से माना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, तो ये मान्यताएं थी। फिर अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं, तो ये भी हमारा सही है। और फिर उनका क्या मानना था कि उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं का आपस में प्रतिस्थापन संभव होता है। तो तीनों मान्यताएं उन्होंने अपने मॉडल में ली थी, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो मिड का मॉडल है वो जनसंख्या वृद्धि दर और पूंजी वृद्धि दर के बीच में संबंध को नहीं बताता है। नेक्स्ट हमारा है 10th, लाइबेंस्टीन ने अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को कौन सा साधन माना है। अब देखिए, लाइबेंस्टीन का जो सिद्धांत था, उन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो 1957 में दिया था, जिसको हम क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी कहते हैं। और इसको समझाने के लिए उन्होंने बताया था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो न्यूनतम प्रयत्न है या न्यूनतम निवेश की जो मात्रा होती है जो आर्थिक विकास को निर्धारित करती हैं। तो मुख्य रूप से उन्होंने 2 घटकों को बताया था। 2 घटक कौन कौन से हैं, एक तो उन्होंने बताया था कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है तो निवेश बढ़ने से जो आय है, इनकम है, वो क्या होगी, बढ़ेगी। और दूसरा क्या बताया कि जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, इनकम कम होती है। तो जनसंख्या को उन्होंने कौन सा साधन माना था, जनसंख्या बढ़ने से आय जो है वो एक तरह से क्या होती है, कम होती है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आय में कमी करने वाला साधन माना है जनसंख्या को। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा कथन शुम्पीटर के आर्थिक विकास मॉडल के संदर्भ में सही है। सबसे पहला है, आर्थिक विकास बैंकों की साख सृजन प्रक्रिया द्वारा संभव होता है, तो बिल्कुल सही है। शुम्पीटर का क्या मानना था, आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो बैंक साख से प्रभावित होती हैं। और दूसरा, उनका जो सिद्धांत था, आर्थिक विकास का मॉडल था, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं से भी संबंधित था।
लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित नहीं था, इसलिए पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 12th। हेरोड-डोमर मॉडल के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था में वास्तविक वृद्धि दर 10% है तथा अभिष्ट वृद्धि दर 8% हो तो इससे क्या होगा? देखिए, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो वारंटेड ग्रोथ रेट से ज्यादा है, और जब वास्तविक वृद्धि दर ज्यादा होती है इसका मतलब क्या हो गया? अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि जो है वो उत्पादन क्षमता में वृद्धि की तुलना में ज्यादा है, और इससे अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं की कमी होगी, जिससे क्या होगा? वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी, दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब वास्तविक वृद्धि दर ज्यादा होती है अभिष्ट वृद्धि दर से, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी, इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारा है 13th। बड़े धक्के का सिद्धांत, बिग पुश थ्योरी, निम्न में से किस आधार पर, किस विचार पर आधारित है? देखिए, जो बिग पुश थ्योरी है वो एक तरह से क्या मानती हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं, बाह्य मितव्ययिताएं पाई जाती हैं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है 14th। रोदान के अनुसार अर्थव्यवस्था में विकास की सर्वोत्तम विधि है। तो देखिए, रोजेंस्टीन रोदान का जो सिद्धांत है उसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए उन्होंने एक तरह से जो बैलेंस ग्रोथ है, संतुलित वृद्धि को एक तरह से अपनाया था, और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज हैं जो आर्थिक विकास में योगदान देती हैं, लेकिन उनका क्या मानना था कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बड़े स्तर पर एक निवेश करना चाहिए, और ये जो निवेश का कार्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो हमारा है, निवेश का एक वृहत एवं संतुलित कार्यक्रम जो होता है वो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट हमारा है 15th। वर्तमान समय में विकसित देशों में समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? विकसित देशों, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पर ग्रोथ का कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास में, इसमें से सही क्या हो जाएगा? जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज, नवीन ज्ञान का जो सृजन है वो विकसित देशों में समृद्धि का कारण है, आर्थिक वृद्धि का कारण कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, लाभ की दर स्थिर रहने पर यदि पूंजी उत्पाद अनुपात COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो, अगर बढ़ जाता है तो ऐसी तकनीकी प्रगति को क्या कहा जाएगा? देखिए, लाभ की दर तो क्या है? स्थिर है, लेकिन पूंजी उत्पाद अनुपात बढ़ रहा है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था में जो टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही वो किस प्रकार की है? जो पूंजी प्रधान तकनीक है उसका प्रयोग बढ़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन बी। देखिए, कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ रहा मतलब पूंजी प्रधान तकनीक का जो प्रयोग है वो बढ़ रहा, और इससे जो प्रगति होगी, तकनीकी प्रगति, उसको हम पूंजी प्रदान कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है 17th। निम्नलिखित में से कौन एक नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, रॉबर्ट सोलो, मीड और स्वान, ये तीनों एक तरह से नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहे जाते हैं। पॉल रोमर जो है वो प्रतिष्ठित, नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। नेक्स्ट हमारा है 18th। बड़े धक्के का सिद्धांत, बिग पुश थ्योरी, किसने प्रतिपादित की? बिग पुश थ्योरी की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? हमने पहले भी पढ़ा था अभी, रोजेंस्टीन रोदान के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वृद्धि मॉडल में मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए, जो ग्रोथ मॉडल है उसमें मनी का जो यूज है सबसे पहले किसने किया था? जॉन रॉबिन्सन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 20। संतुलित वृद्धि का सिद्धांत, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई? संतुलित वृद्धि का जो सिद्धांत है वो आर नर्क्स के द्वारा दिया गया था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।